हेलो। गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी क्लास। और आज की अपनी क्लास का टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, समझ रहे हैं ना आप? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व? भारत में कितने हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाने वाली बायोडाइवर्सिटी, वहां पे पाई जाने वाली स्पीसीज जो या तो डोमिनेट कर रही हैं या फिर असंकटग्रस्त हैं, तो उनको भी देखेंगे। और बारी बारी से भारत में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको देखेंगे, प्लस यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। और बायोस्फीयर रिजर्व को समझने से पहले हम समझेंगे कि बायोस्फीयर क्या होता है। भाई बायोस्फीयर को समझने के बाद हम समझ जाएंगे कि हाँ, उस क्षेत्र को आरक्षित कर दिया गया है। बायोस्फीयर जो है, जैव मंडल जो है, उसको आरक्षित कर दिया गया है। तो समझ लेते हैं कि बायोस्फीयर क्या होता है। देखो, ये एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। अर्थात लिथोस्फेयर स्थल मंडल, स्थल आपका, और हाइड्रोस्फेयर जलमंडल, और एटमॉस्फेयर वायुमंडल। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही तो लाइफ संभव है, जीवन संभव है। भाई तुम ये कहो कि मैं चलो जमीन पे तो रह लूंगा मैं, अगर तुमको पानी नहीं मिला तो क्या तुम्हारा जीवन संभव हो पाएगा? या इन ये दोनों मिल गए तुम्हें, हवा नहीं मिली तो क्या आपका जीवन संभव हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर कहो कि जल और हवा मिल जाए और जो है रहने के लिए जमीन न हो, या एग्रीकल्चर करने के लिए, कृषि करने के लिए जमीन न हो, तो फिर कैसे काम बनेगा? तो भाई कहने का मतलब है कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, अर्थात लैंड, वाटर एंड एयर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही जीवन संभव है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन वाले क्षेत्र को हम लोग कह रहे हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वर्ड क्लियर हुआ? जहां पे एयर, वाटर और लैंड का कॉम्बिनेशन हो रहा हो, तो इन तीनों के मिलने से ही जीवन संभव है। और ये बायोस्फीयर जो है ऐसा ही क्षेत्र है। ठीक है, तो बायोस्फीयर एक कोई ऐसा क्षेत्र है, उस क्षेत्र को रिजर्व कर दिया गया है, मतलब आरक्षित कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे उपस्थित जो भी आपका फ्लोरा फौना है, जो भी आपका जो है जीव और वनस्पति, अर्थात यूं कहूं कि स्पीसीज जो वहां पे मिल रही हैं, जो वहां पे स्पीसीज मिल रही हैं, प्रजातियां मिल रही हैं, उन प्रजातियों का कंजर्वेशन करना है। अब यही सेम पॉइंट, प्रजातियों का कंजर्वेशन करना और जो है उस क्षेत्र को प्रोटेक्ट करना, ये काम कर रहा था आईयूसीएन। लेकिन ये आईयूसीएन से थोड़ा अलग है। ये बायोस्फीयर रिजर्व वाला प्रोग्राम यूनेस्को के द्वारा चलाया गया है, यूनेस्को के द्वारा, याद रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा। अब जो आईयूसीएन था वो स्पीसीज पे ध्यान दे रहा था, स्पीसीज पे, और स्पीसीज के उस हैबिटेट पे, मतलब जो उसका हैबिटेट था, जो उसका आवास था स्पीसीज का, उन दोनों पे ध्यान दे रहा था। आवास पे ध्यान देने के लिए इसने कहा भैया चलो ठीक है, आप जो है नेशनल पार्क बना लो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना लो, टाइगर रिजर्व बना लो, एलिफेंट रिजर्व बना लो, और वेटलैंड्स वगैरह जो है। तो इन सबको वो बनवा रहा था, क्योंकि ये सब जो है उस पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाली स्पीसीज के हैबिटेट थे। ठीक है ना, जो वहां पे स्पीसीज मिल रही थी उनके ये हैबिटेट थे, आवास थे। तो इसने कहा चलो भाई इस पे भी ध्यान दो और आप इस पे भी ध्यान दो। तो ये कंसेप्ट था आईयूसीएन वाला। लेकिन ये यूनेस्को का जो बायोस्फीयर प्रोग्राम है, जो बायोस्फीयर रिजर्व वाली कहानी है, उनमें आपको स्पीसीज का तो कंजर्वेशन करना ही है, तो प्रजातियों का कंजर्वेशन तो आपको करना ही है, साथ में उनके हैबिटेट का भी कंजर्वेशन करना है, उनके आवास का। और ये एक बड़ी अवधारणा है, क्योंकि उस हैबिटेट में रहने वाले ह्यूमंस का भी कंजर्वेशन करना है, उनकी भी आजीविका का आपको ध्यान देना है। वहां पे अब पाए जाने वाले लैंड का भी कंजर्वेशन करना है,
वहां पे पाए जाने वाले वाटर पे भी ध्यान देना है, वहां पे जो एटमॉस्फेयर मिल रहा है आपको उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, और उन सब की स्टडी भी करनी है कि ये फैक्टर जो है किस प्रकार से यहाँ पे पाए जाने वाले स्पीसीज और उसके हैबिटेट को कैसे जो है प्रभावित कर रहे हैं। भाई जब हम सारे फैक्टर्स का जो है आकलन करेंगे, उसी के बाद तो किसी प्रजाति या उसके हैबिटेट को अच्छे से बचा पाएंगे। तो जो पहले वाला कंसेप्ट था IUCN वाला, उससे ये थोड़ा अलग कौन से आधार पे है कि यहाँ पे एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टस की बात हो रही है, यहाँ पे एक बड़े क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। ये क्षेत्र जो है नेशनल पार्क और उन सबसे बहुत बड़ा है। हो सकता है कि एक बायोस्फीयर रिजर्व में कई एक नेशनल पार्क हो सकता है कि उसमें कई एक जो है टाइगर रिजर्व हो सकता है कोई एलिफेंट रिजर्व भी हो, तो इस तरीके से हो सकता है कई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो। तो ये हम ये ब्रॉड एरिया की बात कर रहे हैं। बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो एक ब्रॉड एरिया की बात है, और उस ब्रॉड एरिया के अलावा भी हम यहाँ पे जो वहाँ पे प्रजाति मिल रही है उसका कंजर्वेशन कर रहे हैं, प्लस उसके आवास का कंजर्वेशन कर रहे हैं, हैबिटेट का, प्लस वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसका भी अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ पे जो लैंड है उसका भी अध्ययन कर रहे हैं, और वहाँ पे जो वाटर रिसोर्सेज वगैरह हैं उनका भी अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र में साइंटिफिक स्टडी मतलब वैज्ञानिक अध्ययन भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये सारी चीजें एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रही हैं, और किस प्रकार से इनका यूज ऐसे हो कि ये प्रजाति और उनका आवास जो है लंबे समय तक सस्टेन करता रहे। प्लस यहाँ पे रहने वाले लोगों का अध्ययन भी इसमें शामिल है, यहाँ पे जो ह्यूमंस रह रहे हैं, जो ह्यूमन सेटलमेंट है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। इसलिए ये एक बड़े प्रोस्पेक्टस की बात हो रही है। तो आप आई थिंक आप जो है बायोस्फीयर और बायोस्फीयर रिजर्व क्या है समझ गए होंगे। ठीक है, अब बायोस्फीयर रिजर्व जो है किस आधार पे बनाए जाते हैं, तो आप एक बार उसका जो है डेफिनेशन देख लीजिए। जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक भूदृश्य के प्रतिनिधि क्षेत्र हैं। वहां के जो नेचुरल चीजें हैं, स्पीसीज हो गया, उसका हैबिटेट हो गया, उसके अलावा सांस्कृतिक भूदृश्य प्रतिनिधि क्षेत्र हैं जो समुद्री एवं स्थलीय भाग पर फैले हुए हैं। इनके तहत किसी भी परतंत्र एवं प्राकृतिक आवास के जैविक और अजैविक दोनों घटकों लैंड, एयर, वाटर, प्लस वहां पे रहने वाले ह्यूमंस और वहां पे अब पाई जाने वाली स्पीसीज लाइक पौधे और वनस्पति, इन सबका कंबाइंड अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पे हम जैविक और अजैविक घटकों का प्रबंधन एवं संरक्षण किया जाता है। ठीक है, और इतना याद रखिएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व IUCN की कैटेगरी नंबर 5 में आते हैं। भूल गए क्या? याद है IUCN की कैटेगरीज? नहीं याद है? यहां आ जाओ, ये देख लो, ये है आपकी कैटेगरी नंबर 5। आपको पता है कैटेगरी नंबर 2 में आ रहे थे आपके नेशनल पार्क, और ये अब कौन से आधार पे थे? रेस्ट्रिक्शन लेवल, ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा कम, इससे थोड़ा ज्यादा जो है यहाँ पे हो सकता है कैटेगरी नंबर 4 में, जहां पे आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही थी, वन्य जीव अभ्यारण्य आ रहे थे। और ये जो है आपका है कैटेगरी 5। कैटेगरी 5 में आपके आने वाले हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व IUCN की कैटेगरी नंबर 5 में आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैटेगरी नंबर 4 में आते हैं, नेशनल पार्क कैटेगरी नंबर 2 में आते हैं। ठीक है, और ये कैटेगरी किस आधार पे बनी है? ह्यूमन इंटरफेरेंस, अर्थात कहूं तो रेस्ट्रिक्शन लेवल सबसे कम यहाँ पे होगा, उससे कुछ ज्यादा यहाँ पे, थोड़ा और ज्यादा यहाँ पे फिर बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पे जो आपका कैटेगरी नंबर 5 है, हम यहाँ पे ह्यूमन की भी तो बात कर रहे हैं, मानव की भी तो बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो है ह्यूमन इंटरफेरेंस थोड़ा ज्यादा होगा, मानव की जो गतिविधियां हैं थोड़ी ज्यादा होंगी, लेकिन इनका भी एक एरिया है यहाँ पे, कोर, फिर बफर, फिर ट्रांजिशन। तो कोर एरिया में कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा,
वो भी आगे समझने वाले हैं। लेकिन ऑल ओवर मैं बात कर रहा हूं, और ट्रांजिशन जोन, बफर जोन और कोर जोन, तीनों को मिलाकर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तुलना में ह्यूमन इंटरफेरेंस थोड़ा ज्यादा रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो है आयुषीन की कैटेगरी नंबर 5 में आते हैं। अब इनका जो है क्राइटेरिया क्या है, एक साइट जिसमें प्राकृतिक संरक्षण के मूल्य का एक प्रभावी रूप से संरक्षित एवं न्यूनतम रूप से कोर क्षेत्र होना चाहिए। इसके लिए एक कोर क्षेत्र तो जो है होना ही होना चाहिए। और इसके कार्य क्या है, इनके मुख्य उद्देश्य प्रतिनिधित्वकारी भूदृश्य, लैंडस्केप जो वहां का मिल रहा है, जो पूरी जमीन मिल रही है वहां पे, उनके अपरिमित जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जो है, फ्लोरा फोना, और वहां पे मिलने वाली सांस्कृतिक धरोहर, भाई सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना, और आर्थिक और मानवीय विकास को पोषित एवं अनुसंधान, रिसर्च, एजुकेशन, शिक्षा, अनविचल तथा सूचनाओं के आदान प्रदान को सहयोग प्रदान करना है। ठीक है, तो वहां पे लैंडस्केप, बायोडाइवर्सिटी में फ्लोरा फोना और सांस्कृतिक धरोहर, और वहां पे आर्थिक गतिविधियां, मानवीय विकास जो वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट है उसका डेवलपमेंट, और अनुसंधान, रिसर्च, वैज्ञानिक रिसर्च जो है आप कह सकते हैं, और एजुकेशन से संबंधित सारी चीजों को अलाउ किया गया है। अब कौन कौन से क्षेत्र में अलाउ किया गया है उसको देखेंगे, तो उससे पहले आप यहाँ पे आ जाओ इस वाले डायग्राम पे। डायग्राम एक तो आपका है ये कोर एरिया, जो सबसे आंतरिक वाला क्षेत्र है वो है कोर एरिया। कोर एरिया में आपके केवल बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना है आपको। यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। एक जो है बफर एरिया, एक जो है ट्रांजिशन जोन। इस डायग्राम में आप थोड़ा अच्छे से और देख लो, थोड़ा अच्छा रहेगा। देखो ये जो अंदर है ना, ये आपका जो है कोर एरिया है। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये कोर एरिया है। यहाँ पे ही आपको सबसे ज्यादा फ्लोरा फोना मिलने वाले हैं, स्पीसीज आपको सबसे ज्यादा यहीं पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे भाई हमको ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पे जाने को वही लोग जा सकते हैं जो यहाँ पे अधिकारी वगैरह हैं, भाई उनको तो जो है परमिशन है। बाकी बाहर का कोई व्यक्ति नहीं जा पाएगा। मैं कहूँ लाओ भाई मैं जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ाता हूँ, मैं वहां जाके घूम के आ जाऊं, तो आप नहीं वहां पे जा पाएंगे। वहां के केवल अधिकारीगण, वही लोगों की एंट्री यहाँ पे होती है। बाकी कोई अलग से ह्यूमन इंटरफेरेंस इनको नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे मिलने वाली जो फ्लोरा फोना है, जो स्पीसीज है, उनका यहाँ पे कंजर्वेशन होता है इस एरिया में। और सुनो, कोर एरिया केवल एक नहीं हो सकता बायोस्फीयर रिजर्व में, कई सारे हो सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया कि एक बायोस्फीयर रिजर्व में कई एक नेशनल पार्क हो सकते हैं, कई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है, कई एक टाइगर रिजर्व हो सकते हैं। तो प्रत्येक नेशनल पार्क का भी तो अपना कोर एरिया होता है, प्रत्येक नेशनल पार्क का भी तो अपना कोर एरिया होता है। तो मान लो कि अभी यहाँ पे इसमें 4 नेशनल पार्क थे, 4 नेशनल पार्क, तो उनके भी तो अपने कोर एरिया हैं। तो यह भी तो सभी बायोस्फीयर के कोर एरिया हुए, उस बायोस्फीयर रिजर्व के कोर एरिया हुए कि नहीं। तो बायोस्फीयर रिजर्व में एक से ज्यादा कोर एरिया भी हो सकते हैं। देखो एक ये रहा कोर एरिया, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल न रहिएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व में केवल एक ही कोर एरिया होता है। एक और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि वहां पे कितने नेशनल पार्क, कितने टाइगर रिजर्व, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जा रही हैं। क्योंकि हर नेशनल पार्क और उनका जो है टाइगर रिजर्व, उनमें भी तो कोर एरिया होता था। तो बस उसी हिसाब से जो है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं बफर जोन। क्या कहते हैं? बफर जोन, बफर जोन। अब ये जो बफर जोन है, ये आपका जो बफर जोन है, देखो यहाँ पे ये साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन, और थोड़ा सा ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट बाहरी व्यक्तियों का नहीं, जो ट्राइब्स वहां पे रहते हैं, उस क्षेत्र में जो ट्राइब्स रह रहे हैं, उन लोगों का ह्यूमन सेटलमेंट। और जो है एजुकेशन पर्पज से यहाँ पे जो है
और आप कह सकते हैं तो यहाँ पे टूरिज्म को भी प्रमोट कर सकते हैं, टूरिज्म, पर्यटन। तो बफर जोन में पर्यटन, थोड़ा सा ह्यूमन सेटलमेंट, वो भी बाहरी व्यक्तियों का नहीं, वहां पे रहने वाले ट्राइब्स का, और एजुकेशन पर्पज से और साइंटिफिक रिसर्च से। ये 4-5 काम यहाँ पे अलाउ है। कहाँ पे? बफर जोन में। कोर जोन में तो कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं चाहिए, बफर जोन में थोड़ी सी ह्यूमन एक्टिविटी है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है आपका ट्रांजिशन एरिया या ट्रांजिशन जोन कहें तो। ये पूरा क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पे तो आप सब कुछ देख ही रहे हैं। यहाँ पे देखो, जो ह्यूमन सेटलमेंट भी है, एजुकेशन है, रिसर्च है, और जो है और ह्यूमन सेटलमेंट वगैरह है, बाहरी व्यक्तियों का भी है, जो उस क्षेत्र में जो रहते हैं उनका भी। तो आप समझ सकते हैं कि कोर एरिया सबसे स्ट्रिक्ट लेवल है। यहाँ पे 24/7 सर्विलांस सिस्टम है। यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं है, मानव गतिविधि तो बिल्कुल नहीं। बफर एरिया में है, जो वहां पे ट्राइब्स रहते हैं उनका सेटलमेंट है, और एजुकेशन पर्पज, साइंटिफिक रिसर्च, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं बफर जोन में। ट्रांजिशन जोन में सब अलाउ है, लेकिन डिस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है। भाई तुम कहो वहां तुम गए जो है अपनी कुल्हाड़ी लेकर, वहां पे मिलने वाली ये सब जो भी पेड़ है तुमने उनको उठाया और जो है काट डाला, वो अलाउ नहीं है। सेविंग पर्पज से, कंजर्वेशन पर्पज से सब अलाउ है। कंजर्वेशन पर्पज से, कंजर्वेशन मतलब उनका संरक्षण, उनके संरक्षण के उद्देश्य से सब अलाउ है। ऐसा नहीं है कि तुम जो है कुल्हाड़ी आरी ले गए और जो है सारे पेड़ पेड़ तुमने ध्वस्त कर दिए और एक दो हिरन बिरन तुमको दिखे और उनके पीछे पड़ गए, वो सब यहाँ नहीं चलने वाला। केवल कंजर्वेशन, केवल कंजर्वेशन ट्रांजिशन एरिया में। और ये तो आपका स्पेशली है ही उसी के लिए जो है कोर एरिया। तो आपको तीनों जोन जो है समझ में आ गए। कहाँ पे कौन सी चीज जो है, यहाँ पे देखो बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे कोर एरिया में टूरिज्म, ह्यूमन सेटलमेंट, रिसर्च, एजुकेशन, मॉनिटरिंग, ये सब चीज जो है। तो ध्यान रखिएगा, कोर एरिया, बफर एरिया और ट्रांजिशन जोन, 3 जोन यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब आगे जो है बात करें, बाकी जो है इनके बारे में थोड़ा सा और देख लो। क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक हिस्सा होता है, इसके अंदर स्थानिक, जो वहां पे पाई जाने वाली स्पीसीज जो उसी क्षेत्र में पाई जा रही हैं, जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पौधों एवं जीव जंतुओं की प्रजातियों के अनुकूल आवास क्षेत्र होते हैं, उनके अनुकूल आवास क्षेत्र होते हैं। कहाँ पे? कोर एरिया की बात हो रही है। और महत्वपूर्ण प्रजातियों, उनके आनुवंशिक कोष का संरक्षण किया जाता है। किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि की छूट नहीं रहती, बिल्कुल छूट नहीं है। और पर्यावरणीय दशाओं के पर्यवेक्षण और नियमित मॉनिटरिंग का क्षेत्र है। यहाँ पे 24/7 सर्विलांस सिस्टम है यहाँ पे जो है। और ह्यूमन इंटरफेरेंस तो बिल्कुल नहीं, मानवीय गतिविधियों की छूट नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट वन है इसका बफर जोन, मध्यवर्ती क्षेत्र इसे कहते हैं। ऐसे कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है जो पूर्णतः नियंत्रित और विध्वंसक न हो, विध्वंसक नहीं होनी चाहिए। शोध कार्य यहाँ पे हो सकता है, देखो पर्यावरणीय शिक्षा का प्रशिक्षण हो सकता है, पर्यटन हो सकता है, आपका टूरिज्म हो सकता है, और प्रबंधन से संबंधित कार्य क्षेत्र में किए जाते हैं। ठीक है। नंबर 3 है आपका ट्रांजिशन जोन, अवांतर क्षेत्र। इस मंडल की सीमा सुरक्षित नहीं होती। इस मंडल का मुख्य कार्य विकास योजनाओं से संबंधित होता है, अर्थात इस क्षेत्र में मनोरंजन के संसाधनों, फसल क्षेत्र प्रबंधन, जंगलों को शामिल किया जाता है। जो पूरा एरिया जो है उसके आसपास का बाहरी क्षेत्र, अवांतर क्षेत्र इसे कह सकते हैं। अब देखो, अब जो है आपने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में अंतर तो समझ लिया, लेकिन वो था एरिया के हिसाब से और जो है वहां पे पाई जाने वाली स्पीसीज और उसके आधार पे। लेकिन एक आधार पे इनका अंतर आप और समझ लीजिए, और वो आधार है रेस्ट्रिक्शन लेवल। देखो रेस्ट्रिक्शन लेवल, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं इनमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क,
सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लेवल रहेगा नेशनल पार्क में, उससे कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और उससे भी कम बायोस्फीयर रिजर्व में। लेकिन ऑल ओवर नहीं, इसका कोर एरिया सबसे रेस्ट्रिक्ट रहने वाला है। कोर एरिया, इसका कोर एरिया जो है आईयूसीएन की जो लिस्ट थी ना, आईयूसीएन की जो लिस्ट थी जिसे अपन लोगों ने देखा था, उसके कैटेगरी 1 में आने वाला है। कैटेगरी 1 में स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व यहाँ पे आने वाला है, या वाइल्डरनेस एरिया, इन दोनों में इनका कोर एरिया आने वाला है। तो ऑल ओवर अगर हम जो है बात करें तो वो कैटेगरी 5 में आएगा बायोस्फीयर रिजर्व, लेकिन उसके कोर एरिया की बात करें तो कैटेगरी 1 में आएगा आईयूसीएन की। ठीक है, कोर एरिया कैटेगरी 1 में, और उसका जो ऑल ओवर पूरा बायोस्फीयर रिजर्व कैटेगरी 5 में। इतनी चीज क्लियर हुई। अब जो है भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितने? 18। देखो, ये आपको सबसे नॉर्थ में दिख रहा होगा। तो अगर सबसे नॉर्थ में आपसे पूछ ले तो कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। और अगर सबसे साउथ में पूछ ले, ये रहा अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे मिल रहा है। यहाँ पे देखो, इधर जो है आपका केरला है, पता है, यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, दोनों के बॉर्डर पे मिल रहा है। और कोई छोटा क्षेत्र थोड़ी है, बहुत बड़ा क्षेत्र है जो है, तो दोनों के बॉर्डर पे मिल रहा है। और अगर कोई ईस्टर्न जो है बायोस्फीयर रिजर्व पूछ ले, एकदम ईस्ट में, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दिहांग दिबांग। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग। ठीक है। और अगर जो है वेस्टर्न पूछ ले तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ। कहाँ पे है? गुजरात में। बाकी ये 4 हो गए, बाकी जो और बच्चे हैं उनको भी अभी जो है लिस्ट में देखते हैं। अगर आप चाहो तो इनको लोकेशन वाइज भी जो है देख सकते हैं आप। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, ये रहा नंदा देवी, ये रहा आपका कोल्ड डेजर्ट। ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, ये रहा पचमढ़ी आपका, ये रहा आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो पन्ना, ये भी मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में आपके कितने हुए? 2। और देखो, यहाँ जो अचान कमार है ना, तो अमरकंटक को जो है मध्य प्रदेश में तो इसको कहते हैं अमरकंटक, लेकिन जो है छत्तीसगढ़ में इसको अचान कमार भी कहते हैं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में आता है ये अचान कमार और अमरकंटक। ठीक है। नीलगिरी पता है आपको, कर्नाटक में। अगस्ता मलाई तमिलनाडु और केरला में। बेशक आपका ये जो है ना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये एक बहुत बड़े एरिया में है। ये आपका एरिया जो है कर्नाटक में भी आता है, तमिलनाडु में और केरला में। इन तीनों का यहाँ पे बॉर्डर बन रहा है। उस बॉर्डर पे है नीलगिरी। विस्तार से अभी इनकी इमेजेस वगैरह सही से जो है देखेंगे, अभी केवल आप एक हाईलाइट की तरह देख लीजिए। कंचनजंगा सिक्किम में, मानस और डिब्रू साइखोवा आसाम में। यहाँ पे आपका है मानस और यहाँ पे है आपका डिब्रू सॉरी, ये तो आपका वो रहा कंचनजंगा, ये आसाम है। यहाँ पे जो है आपका मानस है और यही आपका जो है डिब्रू साइखोवा, ये रहा। दिहांग दिबांग कहाँ पे आपका? अरुणाचल प्रदेश में, ये रहा। नौकरेक आपका मेघालय में, ये रहा। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे। तो सुंदरबन का डेल्टा तो आपको याद होगा ना, वहीं पे है, बस वही है, यही समझ लीजिए आप। सिमलीपाल उड़ीसा में, ये रहा। शेषाचलम की पहाड़ियां सुनी होंगी आपने, आंध्र प्रदेश में, वहीं पे स्थित है जो है बायोस्फीयर रिजर्व। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु का वाला क्षेत्र है ये, यहाँ पे। ग्रेट निकोबार, ये ग्रेट निकोबार जो आइसलैंड है वहां पे। ठीक है। इस तरीके से अपने जो है 18 हैं। और लिस्ट आपको अगर देखनी हो इनकी तो ये रहे 18। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इनका स्थापना वर्ष भी लिखा हुआ 1986।
तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, इन तीनों के बॉर्डर पे, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। नंदा देवी उत्तराखंड, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, नौकरेक मेघालय और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, मानस असम में, सिमलीपाल उड़ीसा, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में, अचन कुमार ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और दोनों में, ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल में, नॉर्दर्न एकदम जो है नॉर्थ में, कंचनजंगा सिक्किम में, अगस्ता मलाई केरला और तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान निकोबार में, डिब्रू साइखोवा असम में, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से अपने 18 हैं और इनके बारे में और विस्तार से पढ़ने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा जो है यूनेस्को जो है उसका जो प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसको एक बार जो है देख लेते हैं। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1971 बाय यूनेस्को। ध्यान रखिएगा कि मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है ये यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया। कब? 1971 1971 में। बिल्कुल याद रखनी है दोनों इन्फॉर्मेशन। यूनेस्को 1971 मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, और उधर जो आईसीएन वाली कहानी थी वो अलग थी। उसको वहां पे तुम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व उनसे जो है रखिएगा, यहाँ से बिल्कुल नहीं रखनी। बस यूनेस्को याद कर लो और 1971। अब इसका जो है अब कार्य क्या है वो तो आप देख ही चुके हैं। टू प्रोवाइड से अ प्लेटफॉर्म फॉर कोऑपरेशन ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड नेटवर्किंग टू शेयर इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑन 3 इंटरलिंक्ड इश्यू। मतलब जो है ये जो 3 इशू आगे आने वाले हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन तीनों पे आधारित जो भी इशू आ रहे हैं उनके समाधान के लिए नॉलेज को शेयर करना है, इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। ठीक है, आपस में जो है जितने भी इसके मेंबर्स हैं उनके लिए। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स ग्राउंड एमएबी रिलाइज ऑन द वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व। तो वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो सब जो है इन समस्याओं के समाधान के लिए, इन कार्यों पे जो भी उनकी जो है नॉलेज है, जो भी उनकी इंफॉर्मेशन है, उसको एक दूसरे से वो शेयर करेंगे। ठीक है, देयर आर करंटली 714 बायोस्फीयर रिजर्व, 129 कंट्री, 21 ट्रांस बाउंड्री साइट्स भी हैं इसमें, जो 2 देशों के बीच में जो है आधा इधर इस तरीके से। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, तो आपको ये याद रखना है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। यहां देख लो अगर समझ में ना आया हो तो। इसका कार्य क्या है? वैज्ञानिक कार्यक्रम है। उसका उद्देश्य लोगों और पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, जो ह्यूमन सेटलमेंट है वहां पे और जो आपका जो है इन्वायरमेंट है, दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसको बहुत अच्छा बनाने के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करता है। सारी जो है यहाँ पे जो आप देख रहे थे कि साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा था, एजुकेशन पर्पज भी वहां पे था। तो उसके तहत जो है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिससे कि मानव और पर्यावरण के बीच सही से एक संबंध स्थापित हो सके। मनुष्य जो है पर्यावरण को ज्यादा हार्म न करे। अगर मनुष्य पर्यावरण को हार्म नहीं करेगा तो पर्यावरण जो है मनुष्य को भी हार्म नहीं करेगा। तुमने जो है CO2 पूरी पर्यावरण में जो है तो फैला दो तुम, दिक्कतें तो आपको ही होनी है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं अब कौन झेलेगा? मनुष्य वही झेलेगा। आगे आते आते जो है और बायोडाइवर्सिटी जो है खत्म होती जाएगी। समस्या किससे होनी है? ऑल ओवर इंसान को होनी है। तो इंसान को चाहिए कि जो है अपने और प्रकृति के बीच एक अच्छा सा सामंजस्य बिठाए, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस न हो, जिससे इंसान भी जो है फायदे में है। अपने विकास के लिए अपने अस्तित्व को जो है दांव पर लगाना कहीं की भी समझदारी नहीं है। विकास एक लिमिटेड स्तर पे होना चाहिए, जहां से मनुष्य का अस्तित्व जो है वो खतरे में ना आए। तो मनुष्य को इतनी समझदारी जो है रखनी चाहिए। अब चलो इनका जो है एक बार
देख लेते हैं कि मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है उसमें इंडिया के 12 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। 12 ऑल ओवर बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कितने हैं? 18। और मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व इस प्रोग्राम के तहत कितने हैं? 12। ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत 12 जो अभी आपने नाम देखा था, वर्ल्ड नेटवर्किंग ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें आपके इंडिया के 12 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। इस नाम को याद कर लीजिएगा, वर्ल्ड नेटवर्क, विश्व का एक पूरा जाल है बायोस्फीयर रिजर्व का, तो उसमें इंडिया के 12 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। ठीक है, और जो है अगर कोई पूछे आपसे कि इंडिया में बायो रिजर्व कितने हैं तो क्या बताएंगे आप? 18। और वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंडिया के कितने बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं? तो 12। क्लियर? देख लीजिए अब जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपका जो है 2000 में शामिल हुआ था। और अब कहां पे है पता है आपको? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के बॉर्डर क्षेत्र पे। गल्फ ऑफ मन्नार आपका 2001 में। और सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है 2001 में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है 2004 में। नौकरेक मेघालय में है 2009 में। तो पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है 2009 में। शिमलीपाल उड़ीसा में है 2009 में। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान निकोबार में है 2013 में। अचान कमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है 2012 में। अगस्ता मलाई केरला और तमिलनाडु 2016 में। कंचनजंगा सिक्किम में 2018 में। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में जो है वो 2020 में इसमें शामिल हुआ है। क्लियर? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में। और इसको जो संचालित करता है उसका नाम क्या है बताएगा कोई? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व किसकी पहल है? ये यूनेस्को की। किसकी पहल है? यूनेस्को की। याद रखिएगा। किस वर्ष शुरू हुई थी? किस वर्ष शुरू हुई थी? हाँ भाई, टाइप करो, पता तो होना चाहिए ना। हाँ, पर जो है एग्जाम में जाके वहां पे जो है बैठे हैं 1971। ये चीजें एकदम से याद होनी चाहिए। अब चलो इनकी जो है डिटेलिंग थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं। तो आपका सबसे पहले है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी तो आपको पता है कि ये इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व इन द वेस्टर्न घाट एंड नीलगिरी हिल्स रेंज ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में मिल रहा है आपको। कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियां हैं कहाँ पे? वेस्टर्न घाट में। और ये इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व इसे क्यों बोला जा रहा है पता है आपको? बताओ भाई अगर पता हो तो। क्योंकि ये यूनेस्को का जो प्रोग्राम था वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व उसमें शामिल है ये, इसलिए इसको इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व जो है बोला जा रहा है। अब देखो यहाँ पे काम की चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी, नागरहोल, बांदीपुर एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कितने नेशनल पार्क हैं इसमें? देख लिया आपने। नंबर 1 मुद्दुमलाई, नंबर 2 मुकुर्थी, नंबर 3 नागरहोल, बांदीपुर और साइलेंट वैली। और देखो करीम पूजा अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड, करीम पूजा, अरालम, ये सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं इसमें। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये भी इसमें है। और यहाँ पे जो स्पीसीज आपको मिल रही हैं, बंगाल टाइगर मिलेगा आपको यहाँ पे, इंडियन लियोपार्ड मिलेगा, ब्लैक पैंथर मिलेगा, गौर मिलेगा, इंडियन एलिफेंट मिलेगा, मैंगूज, मालाबार जेंट स्क्वायरल। मालाबार जेंट स्क्वायरल इसको याद रखिएगा, ये नीलगिरी की एंडेमिक स्पीसीज है। एंडेमिक मतलब आप कहें तो स्थानीय। नीलगिरी की स्थानीय स्पीसीज है, ये केवल यहीं पे मिलती है नीलगिरी में। तो आपको मालाबार जेंट स्क्वायरल को याद रखना है। और देखो ये भी लॉइन टेल्ड मकाक, ये भी जो है नीलगिरी या पश्चिमी घाट की एंडेमिक स्पीसीज है। एंडेमिक स्पीसीज है, याद रखिएगा।
स्थानीय प्रजाति है ये भी और ये भी। अब ये नीलगिरी लंगूर, ग्रे लंगूर और नीलगिरी तहार, ठीक है, ये इतनी यहाँ पे स्पीसीज जो है मिल रही हैं, याद रखिएगा इनको। और देखो, इट हैज लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ 2 एंडेंजर्ड स्पीसीज, यहाँ पे दो दो एंडेंजर्ड स्पीसीज मिल रही हैं, लॉइन टेल्ड मकाक और नीलगिरी तहार। इन दोनों को तो बिल्कुल नहीं भूलना है, बाकी तुम कुछ भी भूल जाओ। और अबाउट 80% फ्लोरिंग फ्लावर के प्लांट जो हैं यहाँ पे वेस्टर्न घाट के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। कितने? 80% फूलों के पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। पूरे वेस्टर्न घाट में जितने भी फूलों के पौधे हैं उनमें 80% नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलते हैं, ठीक है। मैप देख लो, ये रहा। इससे अच्छा मैप पहले ये देखो, अच्छे से आएगा समझ में। ये इंडिया वाला मैप आपको जो है समझ में आ रहा है, साउथ वाला पार्ट है ये रहा आपका केरला, ये है आपका कर्नाटक और ये है आपका तमिलनाडु। अब आप देख पा रहे होंगे ये पूरा एरिया जो फैला हुआ है, देखो ये पूरा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है, मुकुर्थी नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, और आपका यहाँ पे बांदीपुर नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है। इतने सारे नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिलके बना है ये बायोस्फीयर रिजर्व। क्या मिला है? ये इतने सारे नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिलके बना है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। तो भूलोगे तो नहीं, लोकेशन पता है कहां कहां पे? केरला के बॉर्डर पे, कर्नाटक के बॉर्डर पे और तमिलनाडु, तीनों के संयुक्त बॉर्डर पे मिल रहा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर? कौन कौन सी प्रजाति यहाँ पे पाई जा रही हैं, और आप चाहो तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी, साइलेंट वैली, वायनाड सेकंड और अदर बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। उनके अलावा जो भी बचा हुआ है वो जो है अदर है। तो इतनी सारी यहाँ पे नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और यहाँ पे इसको तो एकदम नहीं भूलना है, क्योंकि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में वेस्टर्न घाट में पाए जाने वाले सभी फ्लावरिंग प्लांट का 80% मिल रहे हैं, 80%। और यहाँ पे आपको लॉइन टेल्ड मकाक और नीलगिरी तहार, इन दो को बिल्कुल नहीं भूलना है, लॉइन टेल्ड मकाक और नीलगिरी तहार। क्लियर है? अब नंदा देवी नेशनल पार्क कहां पे है भैया? बताओ भाई। उत्तराखंड में है। कहां पे है? उत्तराखंड में है। देखो, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये इसी बायोस्फीयर रिजर्व का जो है पार्ट है। नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर, दोनों जो है, वैली ऑफ फ्लावर मतलब फूलों की घाटी, और नंदा देवी नेशनल पार्क, दोनों इसी बायोस्फीयर रिजर्व में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट वन इज गल्फ ऑफ मन्नार। कहां पे है ये? तमिलनाडु में था, भूल तो नहीं गए? हाँ। और ये कहां पे है? कोस्टल एरिया में है, कोस्टल रीजन में है। और देखो, आपको ज्यादा ना हो तो आप जो है यहाँ पे मिलने वाली एस्टरीज को याद रखिएगा। ये नदियां हैं थमीराबरनी रिवर और बेपर रिवर, इनको आपको याद रखना। रेन इनटू द गल्फ, ये जहाँ पे जो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे दो रिवर हैं, ये थमीराबरनी और बेपर, ये इसके मुहाने पे आके अपना पानी छोड़ रही है, यहाँ पे एस्टरी बना रही है, ठीक है। और देखो, डुगोंग को मत भूलिएगा, डुगोंग को ही कहते हैं सीकाव, और ये यहीं पे मिलती है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज
पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो कहाँ पे है भाई पचमढ़ी? मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे बोरी सेंचुरी मिल रही है, पचमढ़ी सेंचुरी और सतपुड़ा नेशनल पार्क। द हाईएस्ट पीक इज द धूपगढ़। इस बायोस्फीयर रिजर्व में जो हिल मिल रही हैं आपको, यहाँ पे हिली एरिया जो यहाँ पे आपको माउंटेन मिल रहे हैं, उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। तो बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, यहाँ पे सतपुड़ा नेशनल पार्क, पचमढ़ी सेंचुरी और बोरी सेंचुरी, इनको नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वन इज अचानकमर और अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ प्लस मध्य प्रदेश, दोनों के बॉर्डर एरिया पे। द रिजर्व इज आल्सो द सोर्स ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम। पता है आपको? नर्मदा, सोन और जोहिला, तीनों नदियां यहीं से निकल रही हैं। देखो जैसे मान लो कि अपना ये जो है मध्य प्रदेश हो गया, इसी के बॉर्डर से यहाँ पे लगा हुआ एरिया होता है आपका जो है छत्तीसगढ़। ये एरिया है ना, यहाँ पे है जो है अमरकंटक की पहाड़ियां। इस क्षेत्र में इसे कहते हैं अमरकंटक और इस क्षेत्र में कहते हैं अचनकमर। तो यहीं से जो है आपकी नर्मदा और इधर को जो है सोन रिवर और जोहिला रिवर, 3 रिवर यहाँ से निकल रही हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसी पूरे एरिया में ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है और इसी के नाम से है। नेक्स्ट वन इज कोल्ड डेजर्ट। कहाँ पे है भाई ये बताओ? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। इसमें जो है किन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल, सरचू और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों इसके पार्ट हैं। इसमें ये तीनों मिल रहे हैं आपको, चारों मिल रहे हैं इंक्लूडेड। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरचू और चंद्रताल और पिन वैली नेशनल पार्क। क्लियर? नेक्स्ट वन इज दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है भाई? मैं नहीं बताऊंगा इस बार, आप बताओ। यहाँ पे मिलने वाले जो मेमल्स हैं कमेंट बॉक्स में भाई लिखो। यहाँ पे जो मिलने वाले मेमल्स हैं उसमें जो है मिस्मी अताकिन, रेड गोराल, रेड पांडा और एशियाटिक ब्लैक बियर, यहाँ पे ये मिल रहे हैं। आप इनके जो है फोटो भी देख सकते हैं। एशियन ब्लैक बियर वर्नरेबल कैटेगरी का है, रेड गोराल वर्नरेबल कैटेगरी का है और मिस्मी अटाकिन एंडेंजर्ड है भैया। याद रखिएगा, ये दिहांग दिबांग बायोस्फीयर में ये तीनों तो आपको याद रखने ही रखने हैं, बिल्कुल रखने हैं। और यहाँ पे ये माओलिंग नेशनल पार्क और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माओलिंग नेशनल पार्क और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और देखो दिहांग दिबांग ये दोनों नदियों के नाम हैं जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हैं। अब कुछ आपको आया याद? कहाँ पे? अरुणाचल। ठीक है, माओलिंग नेशनल पार्क भी तो वहीं पे मिल रहा था, याद नहीं है क्या? भूल गए? हाँ, तो ये इंफॉर्मेशन आपको एकदम से याद रखनी है, बिल्कुल से याद रखनी है ये आपको इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन है आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क। कौन सा है? सिमलीपाल। अब इसमें जो है कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास है नहीं याद करने की, बस इतना कर लो कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुलदीवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बरेई पानी फॉल्स, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको नेशनल पार्क में भी, सिमलीपाल नेशनल पार्क वाला जो था उसमें भी जो बताई थी। और ये सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, उसमें भी आपको यही इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। कौन सी? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बड़े पानी वाटरफॉल, झरना। और देखो ये मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है ना, इसका कुछ हिस्सा इसमें आता है। मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व जो है इसका कुछ हिस्सा इसमें आता है। ये है कहाँ पे मयूरभंज? बताओ कोई। और ये है कहाँ? सिमलीपाल कहाँ है भाई? उड़ीसा। कहाँ पे है? उड़ीसा। क्लियर? आगे बढ़े। अगस्त्यामालाई, अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व। और डिस्ट्रिक्टों के नाम
करने से कोई फायदा नहीं है। बस ये देख लो, कलक्कड़ मुंडाथाई टाइगर रिजर्व का पार्ट है। नैयार, पेमपारा, सेंदुरनी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के पार्ट हैं। ठीक है। और देखो, ये आपको चाहो तो याद कर सकते हैं आप। कनिक्कारंस, यहाँ पे जो पाई जाने वाली ट्राइब्स है, याद रखिएगा इसको, अगर आपको रखनी हो तो। वैसे जो है, जब भी अपना जो है ट्राइब्स वाला चैप्टर आएगा, वहां पे सबको जो है कवर कर लेंगे। आप बस इतना रखना याद, ये कलक्कड़ मुंडूथाई टाइगर रिजर्व, नैयार, पेमपारा और सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सब पार्ट ऑफ अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट था आपका जो है नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। नौकरेक कहाँ पे है भैया? अरे बता सकते हो कि नहीं? मेघालय, देखो ये मेघालय ये लिखा है। कहाँ पे है? मेघालय। तो हमें बस इतना याद रखना है कि नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे मिल रहा है? मेघालय में। और आपको मैंने नोकरेक के नाम से नेशनल पार्क भी पढ़ाया था, नोकरेक। हाँ, तो उसमें जो भी स्पीसीज थी उनको याद रखिएगा। लोकेशन आपको पता है, मेघालय में। नेक्स्ट वन इज द सुंदरवन। ये सुंदरवन जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल के इस वाले पार्ट, सदर्न पार्ट में। क्योंकि जो भी आपकी रिवर्स आ रही हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा, और भी जो भी यहाँ पे नदियां हैं, वो सब यहीं पे तो डेल्टा बना रही हैं। जब यहाँ पे डेल्टा बनाएंगी तो यहाँ पे जो है आपको पता है, ये एक तरह से क्या है, इकोटोन है। इकोटोन क्या होता है आएगा आगे, बस इतना समझ लो कि जहाँ पे स्थल और जल दोनों का संक्रमण क्षेत्र हो, वहां पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इस क्षेत्र में। तो यहीं पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, तो क्यों नहीं है अपने आप में जो है बायोस्फीयर रिजर्व होगा। ठीक है। तो कहाँ पे है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट वन इज, और हाँ इसके बारे में एक चीज और, अगर आपसे कोई कहे कि ये जो है बायोस्फीयर आपका जो है सुंदरवन वाला, क्या ये इकोटोन वाला फीचर दिखाता है? हिंदी में कहते हैं इसको संक्रमिका। क्या ये संक्रमिका वाला फीचर दिखाता है? तो एकदम दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे ये लैंड और नीचे यहाँ पे ये बंगाली खाड़ी वाला वाटर, ये एक जो है संक्रमण क्षेत्र बन रहा है, एक इकोटोन बन रहा है। तो यहाँ पे जो भी आपको स्पीसीज मिलेंगी वो स्थल वाली भी मिल जाएंगी ऊपर यहाँ पे स्थल की तरफ, और नीचे वाले क्षेत्र में वाटर में मिलने वाली स्पीसीज आपको सब मिल जाएंगी, बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे जैव विविधता की दृष्टि से ये बहुत ही एनरिच्ड क्षेत्र होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज मानस। मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? असम में। बता दोगे? और मानस नेशनल पार्क भी इसी में है। यहाँ पे जो आपने देखो, ये मानस में इसका फोटो को आप जो है पहचान रहे हैं क्या? पहचान रहे हैं? वाइल्ड वाटर बफेलो। वाइल्ड वाटर बफेलो, ये वाइल्ड वाटर बफेलो जो है ना, ये पूरे इस क्षेत्र में यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल और ये सब इसी एरिया में मिलता है। नेक्स्ट वन इज ग्रेट रन ऑफ कच्छ। तो आपको, आपने ये जो है इंडिया का मैप देखा होगा इस तरीके से, जो है इस तरीके से आपने जो कई बार बनाया भी होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता हुआ कि जो है ये पूरा एरिया जो है रन ऑफ कच्छ कहलाता है। क्या कहलाता है? रन ऑफ कच्छ। तो यहीं पे जो बायोस्फीयर रिजर्व जो है बना हुआ है यहीं पे, तो उसी बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। तो बस आपको लोकेशन इसकी रखनी है याद, और ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पश्चिमी छोर पे है, सबसे वेस्टर्न पॉइंट पे है, वेस्टर्न पॉइंट पे है बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा? ग्रेट रन ऑफ कच्छ। नेक्स्ट वन इज
सिक्किम में आपको मिल रहा था, कौन सा मिल रहा था बताओ भाई? तो कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक है, तो अब कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में। और ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये अंडमान सी और ये सब जो है वो उसके तो नाम में ही लिखा है निकोबार। नेक्स्ट वन इज डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये। कहाँ पे है भाई? तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। मैप देख लो बस इसका, और आपको इससे जो है करना भी क्या है। और यहाँ पे डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क जो है, यहाँ पे एक स्पीसीज मिल रही है, एंडेजर्ड है ये, वाइट विंग्ड डक। एक बतख की प्रजाति है ये बतख, तो इसका नाम है वाइट विंग्ड डक। ये एंडेंजर्ड कैटेगरी की है, संकटग्रस्त है ये, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज केसाचलम। कहाँ पे है भाई केसाचलम? बताओ भाई, बताओ बताओ, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। टाइप करो भाई। इसका तो तुमने अभी तक जो है बताया नहीं। ये कहाँ पे था? असम। और अब इसका बता दो, ये कहाँ पे? शेषाचलम आंध्रा, आंध्रा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, लोकेशन आप इसकी जो है देख सकते हैं। ये पूरा एरिया जो है, इसके अंदर जो है बीच में कोर एरिया, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। तो आप समझ पा रहे होंगे, देखो ये ग्रीन वाला हिस्सा है ना, ये क्या है? कोर एरिया है, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा इसी एरिया में है। इसके बाद ये जो रेड वाला क्षेत्र है, बफर जोन है ये। और उसके बाद जो ये इस तरह से जो बना है, ये जो है आपका ट्रांजिशन जोन है, ट्रांजिशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, अब ये पूरे मध्य प्रदेश का आपका जो है मैप है। ये रहा आपका जो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। अब आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं, तीन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे है, पन्ना नेशनल पार्क यहीं पे है, गंगो सेंचुरी यहीं पे है। ये पूरा एरिया है, यही है पन्ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, इस पूरे एरिया को बुला रहे हैं। नेशनल पार्क भी है, केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ एक फैक्ट, इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन से क्या है कि आप इस लिस्ट का जो है स्क्रीनशॉट लेके रखिए। आप कहो तो मैं हट जाऊं आगे से, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीसीज आपको मिल रही हैं उनको आपको एकदम से ध्यान रखना है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट रहा हूं आगे से। तो जो है देख लो यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में है, वहां पे आपको नीलगिरी ताहर टाइगर और लॉयन टेल्ड मकाक याद रखना है तीनों को। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्नो लियोपोर्ड और हिमालयन ब्लैक बियर। गल्फ ऑफ मन्नार में डुगोंग सी काव। नौकरेक में आपको रेड पांडा। सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर। मानस में आपको बहुत सारे हैं, लेकिन जो है आप असम रूफ टर्टल और आप इसमें जो है पिग्मी हॉग, इनको याद रख सकते हैं। सिमलीपाल में गौर और एशियन एलिफेंट। दिहांग देवांग, मिस्मी ताकिन और मस्क डियर। पचमढ़ी जायंट स्क्वायरल और फ्लाइंग स्क्वायरल। अचनकमार अमरकंटक में फोर हॉर्न एंटीलोप। और आप यहाँ पे याद रख सकते हैं वाइट रम्प्ड बल्चर।
गिद्ध है ये एक, बस। ग्रेट रन ऑफ कच्छ में इंडियन वाइल्ड आस, भारतीय जंगली गधा। कोल्ड डेजर्ट में स्नो लियोपार्ड। यहीं पे मिलेगा भाई, जो नाम में ही स्नो है तो ये ऊपरी हिमालय वाले क्षेत्र है, वहीं पे आपको मिलने वाला है। लद्दाख में, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल उसी क्षेत्र में जो है, और हो सकता है तो रेयर केस में आपको उत्तराखंड में भी मिले, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट बनेगा कंचनजंगा नेशनल पार्क, स्नो लियोपार्ड और रेड पांडा। अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी ताहर और एशियन एलिफेंट। ग्रेट निकोबार में आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। डिब्रू साइखोवा, वाइट विंग्ड बुलडक, वाटर बफेलो, और बस यही। शेषाचलम में आपको स्प्लेंडर आयोरिस। पन्ना में चीतल को आप रखिए याद, और सांबर, हो सके तो स्लॉथ बियर, इन तीन को। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट हैं, उनको आप जो है देख लीजिए। लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ग्रेट रन ऑफ कच्छ। कहां पे है? गुजरात में। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिब्रू साइखोवा, कहां पे है? आसाम में। डिब्रू साइखोवा कहां पे है? आसाम में। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ईयर भी मैंने आपको पहले बताई थी, उनको भी जो है देख के रखना। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज ए पार्ट ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला, पता है आपको। बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट ऑफ और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकती हैं। मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम था यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था 1971 में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया 18 हैं। नीलगिरी वाज डेजिग्नेटेड ए बायोस्फीयर रिजर्व इन द ईयर ऑफ 1986, ठीक है। अब लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो बना है पन्ना, कब बना है भाई? 2020 में। ये रहा आपका मरीन बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, आपको पता है। मरीन मतलब समुद्री, कौन सा है भाई? तमिलनाडु में जो आपको यहाँ पे मिल रहा था, नीचे जो है गल्फ में, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु। याद रखोगे इतनी इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद अपन लोग देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं भाई। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैव विविधता, जैव विविधता संवेदनशील क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्र होते क्या है ये, ठीक है। तो ये आप देख लो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज ए बायोजियोग्राफिक रीजन विच हैज हाई बायोडाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा जैव विविधता है, बट दैट इज अंडर अ थ्रेट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जा रही है, और यहाँ पे मैं आपको कहूं तो एंडेमिक, एंडेमिक भी आप यहाँ पे शब्द जोड़िए, स्थानीय शब्द जोड़िए आप यहाँ पे, स्थानीय, स्थानीय। ऐसे क्षेत्र जहां पे स्थानीय प्रजाति जैव विविधता की अधिकता है, लेकिन ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण उनका विध्वंस हो रहा है, वो विध्वंस की तरफ है, तो उन क्षेत्रों को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया कहा जाता है। एक बार आप यहाँ पे देख लो, ऐसे स्थान जहाँ पे जातियों की पर्याप्तता है, स्थानीय जातियों की अधिकता है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, ऐसे स्थलों को संवेदनशील क्षेत्र या हॉटस्पॉट कहते हैं, संवेदनशील क्षेत्र या हॉटस्पॉट कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन देखो, इनके कुछ जो है क्राइटेरिया हैं, और याद रखिएगा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो था कंसेप्ट, ये नॉर्मन मेयर ने दिया था 1988 में, नॉर्मन मेयर, याद रखिएगा। और इन्होंने अपने जो है आर्टिकल्स लिखे थे द इन्वायरमेंटलिस्ट नाम से, उसमें इन्होंने इसका जिक्र किया था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का, तो आपको ये
याद रखना है बिल्कुल। अब इसका जो है क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन से क्षेत्र हैं जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बन सकते हैं। तो वहां कम से कम 1500 संवहनीय पौधे हों, मतलब 150 आपकी जो है 1500 प्रकार के स्पीसीज वहां पे मिल रहे हों, वो भी एंडेमिक हों, बाहरी नहीं होनी चाहिए, एंडेमिक वहां के स्थानीय होनी चाहिए, ठीक है। और इट मस्ट हैव 30% और लेस इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन, और वहां पे जो है 30% वेजिटेशन हो वहां पे, और खुद की एंडेमिक होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। का 70% प्राथमिक वनस्पतियां जो है नष्ट हो गई हों, मतलब इन अदर वर्ड्स इट मस्ट बी थ्रेटन्ड, मतलब ये जो है संकटग्रस्त हो। तो क्राइटेरिया आपको पता हो गया। अब देख लेते हैं कि इतने हॉटस्पॉट हैं कहाँ पे, कहाँ पे अब कितने हॉटस्पॉट हैं और उनकी जो है कैटेगरी का है। 5 फैक्टर्स हैं जो है, जो डेजिनेटिंग ए हॉटस्पॉट एट हॉटेस्ट हॉटस्पॉट, हॉटेस्ट हॉटस्पॉट अति संवेदनशील क्षेत्र जो है, हॉटस्पॉट तो है लेकिन हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है। वहां पे एंडेमिक प्लांट्स होनी चाहिए, एंडेमिक वर्टिब्रेट्स होनी चाहिए, एंडेमिक प्लांट्स एरिया रेशियो जो है होना चाहिए, और जो है रिमेनिंग प्राइमरी वेजिटेशन एज परसेंट ऑफ ओरिजिनल एक्सटेंट। इतने सारे जो है क्राइटेरिया हैं। अब ये जो है आपके 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट हैं ये जो है। अब इनमें आपको देखना है कि कौन कौन से हैं। मेडागास्कर पता है आपको, और कहाँ पे है देख लो यहाँ पे, ये रहा आपका, ये है आपका मेडागास्कर। फिलीपींस, सुंडालैंड, ब्राजील्स अटलांटिक फॉरेस्ट, कैरेबियन, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, ईस्टर्न आर्क एंड कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ तंजानिया, केन्या जो है। तो यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट ये जो है इंडिया से संबंधित है, इंडो बर्मा रीजन इंडिया से संबंधित है, और ये सुंडालैंड में भी कुछ इंडिया का भाग आता है, अंडमान निकोबार द्वीप जो है। तो यहाँ पे 3 क्षेत्र इंडिया के हैं हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में। ये सुंडालैंड में आपका जो है निकोबार वाला हिस्सा आता है, निकोबार, और इंडो बर्मा में आपका जो है नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन आता है, नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पे आपका जो है पश्चिमी घाट। तो 3 हिस्से आपके, 3 स्थान इंडिया के आपके जो है हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में शामिल हैं। क्लियर, देख लो भाई, ये इंडो बर्मा रीजन ये है आपका, ये जो इंडो बर्मा रीजन है आपका, और ये आपका जो सुंडालैंड वाला रीजन है, इसमें भी जो इंडिया का यहाँ पे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उनका हिस्सा आ रहा है, और ये आपका वेस्टर्न घाट और श्रीलंका ये, और ये हिमालय। अब आप इनसे ज्यादा जो है ध्यान दीजिए जो इंडिया के हॉटस्पॉट हैं उन पे, उनको एक बार जो है दिखा देख लेते हैं। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, भारत में जो है, भारत में नंबर 1 हिमालय, नंबर 2 इंडो बर्मा रीजन, नंबर 3 सुंडालैंड, और नंबर 4 वेस्टर्न घाट और श्रीलंका। तो उसमें आपको अपने इंडिया के जो भी हैं, तो यहाँ पे हिमालयन रीजन है, और उसके अलावा जो है हिमालयन रीजन जो है पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, वो सब भी उसमें शामिल है। इंडो बर्मा में आपका जो है इंक्लूड एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एक्सेप्ट असम और अंडमान ग्रुप, असम और अंडमान ग्रुप ये नहीं है जो है इसमें, इंडो बर्मा में असम नहीं है, और अंडमान जो आपका आइसलैंड है वो नहीं है, और पूरा एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। अब ये जो है इंडो बर्मा रीजन है, वो उसमें म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और साउदर्न चाइना। सुंडालैंड में आपके जो है निकोबार ग्रुप जो है आपका आइसलैंड है वो, और इसमें जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई और फिलीपींस शामिल है सुंडालैंड में। वेस्टर्न घाट तो आपको पता है, इंक्लूड एंटायर वेस्टर्न घाट और श्रीलंका। वेस्टर्न घाट में आपको बता चुका हूँ कहाँ पे है, ये देख लो, और इमेज में ये पूरा हिस्सा जो है वेस्टर्न घाट है, ये पूरा हिस्सा अपना, ये पूरा जो है देखो यहाँ पे जो है ये हिमालय का कुछ क्षेत्र जो है पाकिस्तान में भी है, तो इसलिए इसका जिक्र आया। वैसे अपने जो अपना जो हिमालय है उस हिमालय की बात कर रहे हैं, तो वो हिमालय जो है हॉटस्पॉट एरिया है इंडिया के परिप्रेक्ष्य से। और आपका जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है,
ये आ रहा है आपका इंडो बर्मा रीजन में। और यहाँ पे आपको ये जो निकोबार द्वीप समूह है, ये आपके आ रहे हैं सुंडालैंड में, सुंडालैंड। याद रखिएगा। तो आप जो है निकोबार द्वीप समूह का संबंध जो है सुंडालैंड से है। ये अपने आप में हॉटस्पॉट एरिया है। और ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है उसका संबंध जो आपका जो है इंडो बर्मा रीजन से है, इंडो बर्मा रीजन से। और एक हिमालय अपने आप में हो गया, दूसरा आपका हो गया वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। ठीक है, ये चार हो गए आपको आपके। डिटेलिंग इसमें बहुत सारी है, बट आप जो है इतना इतना उनके नाम समझ लिए बस बहुत है। और कुछ समझने को ऐसा खास है नहीं इसमें। मैप और देख लो जिससे कि चीजें और क्लियर हों। हिमालयन रीजन और आपका जो है नॉर्थ ईस्ट एरिया, वेस्टर्न घाट, और ये आइलैंड जो है अंडमान निकोबार वाले। और इसमें एक इंफॉर्मेशन और देख लो आप, म्यूरा ड्रावा डेन्यूब वर्ल्ड्स फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व। मतलब विश्व का जो है पहला ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो 5 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में? 5 कंट्री, 5 देशों में फैला हुआ है। नाम क्या है? नाम क्या है इसका? म्यूरा ड्रावा डेन्यूब। बस ये नदियों के नाम है। इन जो रिवर्स हैं उसके आसपास वाले क्षेत्र को जो है बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। तो किसने किया है? यूनेस्को ने। एमडीडी भी कहते हैं इसको, म्यूरा ड्रावा डेन्यूब। और वर्ल्ड का फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखिएगा। कौन कौन से देशों में है ये? ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया। बाकी इसकी एक इमेज और देख लो। देखो ये पूरा ये क्षेत्र जो है इन लोगों ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया हुआ है। ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया, इन देशों में फैला हुआ है ये। ठीक है, 5 देशों में बना हुआ है ये बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखना है आपको। ये देख लो मैप जो है, स्लोवानिया, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया। और ये जो है ना ये रिवर्स है। आपको इतना याद रखना है कि ये सब जो है रिवर्स हैं। ठीक है, फिर जो है आपका बायोस्फीयर वाला जो भी इंफॉर्मेशन थी पूरी जो है हो चुकी है। और आज की क्लास यहीं पे जो है खत्म करते हैं। और मिलते हैं कल वेटलैंड के साथ। कल अपन लोग जो है आर्द्र भूमियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आर्द्र भूमियां। और देखो इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन इतना याद रखिएगा कि इसका नाम जो है ना ये मूरा ड्रावा आपका जो है उसको अमेजन ऑफ द यूरोप कहते हैं। क्योंकि ये जो क्षेत्र है पूरा नदियों के बीच में है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारा वेजिटेशन, बहुत सारी वनस्पतियां, पेड़ पौधे, प्लांट्स पाए जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से अमेजन के जो जंगल है ना ब्राजील में, तो वो बहुत सारी ऑक्सीजन जो है उत्पादित करते हैं। तो इसी तरीके से जो है ये जो क्षेत्र है ये भी जो है बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। तो इसे अमेजन ऑफ द यूरोप कहा जाता है। अमेजन ऑफ द यूरोप। नाम क्या है इसका? म्यूरा ड्रावा डेन्यूब। बस ध्यान रखिएगा कि दुनिया का पहला 5 देशों में फैला हुआ बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं वेटलैंड के साथ। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय।